आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम हर रोज़ एक शब्द सुनते हैं, सरकार। ये सरकार क्या होती है, किसको कहते हैं सरकार? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में चाहे राजतंत्र का समय रहा हो, चाहे वर्तमान में लोकतंत्र का समय रहा हो, हर समय हर जगह कुछ विशेष प्रकार के काम संपन्न किए जाते हैं। जैसे कानून बनाना, कानून को लागू करना, और तीसरा जिसे हम कहते हैं न्याय करना। किसने कानून को माना, किसने नहीं माना, इस बात का निर्णय करना कि कौन कानून के हिसाब से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जो कानून तोड़ता है उसको दंड देना, ये न्याय करना। तो चाहे राजतंत्र का समय हो, चाहे लोकतंत्र का समय हो, चाहे आज की बात करें, चाहे सैकड़ों वर्ष पहले की बात करें, हर समय हर जगह ये काम तीनों होते हैं। पूर्व में जब राजतंत्र था तो ये तीनों ही काम करने का अधिकार किसको था? राजा को। राजा ही कानून बनाने का काम करता था, राजा ही कानून को लागू करने का काम करता था, और राजा ही न्याय करता था। लेकिन जब ये तीनों की तीनों शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास होंगी तो वह व्यक्ति निरंकुश हो सकता है। वह व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर सकता है कि गलत कानून बनाए, गलत तरीके से उसकी व्याख्या करे और अपनी मनमर्जी से न्याय करे। तो जब लोकतंत्र का दौर आया तो लोकतंत्र के साथ ही हर देश में कुछ विशेष प्रकार की संस्थाएं बनाई गई जो इन तीनों कामों को संपन्न करे: कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना। तो हर जगह पर जब भी हम बात करते हैं सरकार की, इसका मतलब होता है कि हम बात करते हैं इन तीनों कामों को करने वाले ढांचे की। पहली जो इसकी संरचना है उसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो हम जब इस सरकार की बात करते हैं तो सरकार का मतलब है हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं, हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, और हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीनों को मिला करके ही सरकार बनती। अब हम इस टॉपिक को आगे समझें तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार वो सरकार जो पूरे देश का काम देखती है, और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। तो हम सबसे पहले जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं केंद्र सरकार की, कि हमारे देश में केंद्र सरकार कैसी है, इसकी का ढांचा क्या है। तो केंद्र सरकार, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, हम इस वीडियो के अंदर इन दो चीज़ों को समझेंगे। व्यवस्थापिका, जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में व्यवस्थापिका का नाम है संसद। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम होता है। हमारे देश में हम इसको संसद बोलते हैं। और ये संसद क्या है? तो संसद की जब बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी हम बात करते हैं संसद की तो इसका मतलब है हम इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ जो संगठन है उसकी बात कर रहे हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति तो एक व्यक्ति है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा ये सदन हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इनमें लोकसभा हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, लोकसभा का मतलब है एक ग्रुप है। इसी तरह से राज्यसभा,
तो संसद में कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, तो कितने हैं, 1, 2 और 3। जबकि जब हम बात करें कि संसद में कितने सदन हैं, तो संसद सदन कितने हैं, 2 ही हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, कि जब हम कार्यपालिका की बात बोलते हैं तो कार्यपालिका में हमारे देश में जो सर्वोच्च कार्यपालिका है वो है राष्ट्रपति। उसके अलावा प्रधानमंत्री इसमें है, इसके अलावा मंत्री इसमें है, और इसके अलावा जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यपालिका का ही हिस्सा होते हैं। तो हम आज के वीडियो में जब 2 चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं तो हम न्यायपालिका की बात नहीं करेंगे, हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की बात करेंगे। व्यवस्थापिका, हमारे देश में इसे संसद कहते हैं। इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं संसद की, तो जो इन दोनों सदनों के जो मेंबर हैं, जो इन दोनों सदनों में जो भी मेंबर हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, संसद के सदस्य हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं सांसद। अंग्रेजी में संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, इसलिए हमारे जो इन दोनों का है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। तो लोकसभा के अंदर चुनाव के माध्यम से सदस्य बनेंगे, राज्यसभा में भी चुनाव होगा। चुनाव का दोनों का तरीका अपना अपना अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। ये बात कर रहे हैं हम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी समय समय पर नियम तय किए जाएं, जो भी योग्यताएं इसके लिए तय की जाएं, वो योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, पागल और दिवालिया न हो, और लाभ के पद पर न हो। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो पहली योग्यता सेम, भारत का नागरिक हो, ये भी वही बात, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। आयु की बात करें तो ये 25 की बजाय हो जाती है 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें अंतर क्या आया, सिर्फ आयु का, कि लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों के कार्यकाल की। ये गौर करने लायक है इसमें कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करता है। जब चुनाव जीत जाता है तो वो 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहेगा, जबकि राज्यसभा का जो सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए अपने पद पर रहेगा। चूँकि लोकसभा के तमाम सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है, इसलिए नई लोकसभा का गठन एक साथ होता है। तो इस कारण से सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष और सदन का कार्यकाल भी हुआ 5 वर्ष की। 5 साल के बाद में पूरा का पूरा सदन जो है वो एक साथ चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो व्यक्ति सदस्य बनता है वो 6 साल के लिए बनता है। लेकिन चूँकि राज्यसभा में पूरे की पूरी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता, इस कारण से राज्यसभा पूरी की पूरी कभी एक साथ नहीं बदलती। इसलिए राज्यसभा को कहा जाता है कि ये स्थायी सदन है, क्योंकि इसके सारे सदस्यों का कार्यकाल कभी भी एक साथ पूर्ण नहीं होता। हर साल
2 साल बाद, हर प्रत्येक 2 साल के बाद में इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो बदल जाते हैं। हम फिर से देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का नाम हमारे देश में संसद, इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए उम्र 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। इसके अलावा पागल और दिवालिया नहीं हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। कार्यकाल की बात करें तो हमें 2 अलग अलग तरह से इस बात को समझना होगा कि सदस्य का कार्यकाल कितना है और पूरे सदन का कार्यकाल कितना है। तो लोकसभा में सदस्य का कार्यकाल 5 साल और पूरे सदन का कार्यकाल 5 साल, जबकि राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 साल, जबकि पूरे सदन का कार्यकाल क्या है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सदन है। इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन है, क्योंकि ये एक साथ कभी भी पूरा का पूरा चेंज नहीं होता। प्रत्येक 2 साल के बाद में इसके 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की, इसको 2 रूप में हम बात करेंगे इसकी, कि एक तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम संख्या, तो वो है 552। इसमें इस तरह से देखेंगे 530 + 20 + 2, 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेश जो हैं उनसे, और 2 ये होते हैं एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में सदस्य अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जब भी पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटा गया, ये तय किया गया कि लोकसभा को, पूरे देश को लोकसभा सीटों के हिसाब से बांटना है, तो ये तय किया गया था कि 552 में बांट सकते हैं। लेकिन बांटा कितने में गया, 530 + 13 + 2 अर्थात 545 में। अर्थात राज्यों के लिए 530, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या संघ शासित प्रदेशों के लिए 13 और एंग्लो इंडियन 2। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 545। देश में जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के लिहाज से देश को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और प्रत्येक क्षेत्र का एक एक सदस्य तय किया गया। प्रत्येक क्षेत्र का एक एक सदस्य, कि पूरे देश को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया, और प्रत्येक क्षेत्र से कितने व्यक्ति चुनाव जीत कर आएंगे, 1 व्यक्ति। यानी लोकसभा का जो चुनाव का तरीका है या जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, वो 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, कि एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनाव जीत करके आएगा। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, तो ये एमपी का जो चुनाव लड़ता है, इसको डायरेक्ट जनता वोट देती है, लोगों से ये वोट मांगता है, डायरेक्ट जनता वोट देती है। तो ये चुनाव किस प्रकार का हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ये चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है, एक जगह से एक ही सदस्य चुनाव जीतेगा, तो निर्वाचन क्षेत्र कैसे, 1 सदस्यीय। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट कौन करता है, जनता, इसलिए यह प्रत्यक्ष निर्वाचन है। जबकि जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में पूरे देश को जितने राज्य हैं और जितने संघ शासित प्रदेश हैं उनमें बांटा है। तो एक क्षेत्र से कई होंगे। जैसे राजस्थान से हम बात करें तो राजस्थान से कितने हैं, 10। ये 10 सदस्य राज्यसभा के जो हैं राजस्थान से, ये कहाँ के माने जाएंगे, ये पूरे राजस्थान के सदस्य माने जाएंगे। जबकि जब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की, तो वो गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, वो अलग अलग
क्षेत्र जो बांटे गए हैं वो उनके हिसाब से होंगे, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी बात करेंगे तो वो कहाँ के माने जाएंगे, वो सारे के सारे राजस्थान के माने जाएंगे। तो ये सदस्य जो क्षेत्र हैं ये क्या किस प्रकार के रखे गए हैं, बहुसदस्यीय हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुसदस्यीय है। अच्छा, इसमें चुनाव डायरेक्ट जनता ने दिया, लेकिन इसके जो सदस्य हैं इनको वोट देता है जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं, वो वोट देते हैं, डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती। और विधानसभा सदस्यों को कौन वोट देता है, जनता वोट देती है। तो ये तो डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि हुए, तो डायरेक्ट कहेंगे इसको प्रत्यक्ष। जबकि यहाँ जनता और इनके बीच में ये और आ गए, तो जनता ने इनको वोट दिया विधानसभा सदस्यों को, और विधानसभा सदस्यों ने राज्यसभा सदस्यों को वोट दिया। तो इस कारण ये चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। लोकसभा एक सदस्यीय, डायरेक्ट जनता वोट देती है तो प्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यसभा बहुसदस्यीय, इसमें जो मेंबर होगा वो जनता का प्रतिनिधि न होकर के राज्य का प्रतिनिधि होता है, और इसको डायरेक्ट जनता वोट इनको नहीं देती, बल्कि जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, और विधानसभा के जो मेंबर हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसलिए ये किस प्रकार का निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और इसकी एक अलग प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। ये प्रणाली राज्यसभा के लिए काम में आएगी और राष्ट्रपति के चुनाव में काम आएगी, जबकि ये एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली लोकसभा के लिए काम में नहीं आती है। इसका एक विशेष प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जब हम राष्ट्रपति को विस्तार से करेंगे तो हम उसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लोकसभा में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है, लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक नहीं से आशय नहीं होता। इसमें चुनावों की वोटों की एक निश्चित संख्या निकाली जाती है, और किसी भी उम्मीदवार को जब वो निश्चित संख्या प्राप्त होती है तब वो चुनाव जीतता है। तो दोनों में अलग अलग प्रकार। राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, जैसे हमने लोकसभा के लिए बात कर ली, वैसे ही हम राज्यसभा के लिए बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। 233 तो चुनाव जीत करके आते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत किन किन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष कार्य किया हो, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर देता है। तो यहाँ पर लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 हैं, इनको भी मनोनीत किया जाता है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये 12 सदस्य किसी विशेष समुदाय के नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने देश में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों सदनों के पदाधिकारी के बारे में कि दोनों सदनों का पदाधिकारी कौन होता है। हम बात करते हैं पहले लोकसभा की। जब लोकसभा का चुनाव होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो उसकी जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक सारे सदस्य उसके अंदर जो नए चुनाव जीत करके आए हैं वो बैठे हैं, और इनमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको एक दिन के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में जब प्रथम बैठक होती है उसमें वरिष्ठ सदस्य को एक दिन के लिए स्पीकर बनाते हैं, उसको कहेंगे हम प्रोटेम स्पीकर। ये उस पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, और उसके बाद में इस पहली बैठक के अंदर
जो एक परमानेंट जो इसका अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष जो है, उसकी नियुक्ति हो जाती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? जो लोकसभा के सदस्य हैं, इन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना देंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा, इसमें राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, और इस सभापति का चुनाव अलग से नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों में से इसका चुनाव नहीं होता, बल्कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, वो इस राज्यसभा का सभापति होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही, अपने जो मेंबर हैं राज्यसभा के, उनमें से ही किसी को वो अपना उपसभापति बनाते हैं। तो पदाधिकारी लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो जो लोकसभा के प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता करता है, अस्थायी अध्यक्ष जो है, जो एक दिन के लिए अध्यक्षता करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति इन्होंने कर ली, और अपने में से ही जो मेंबर हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही, अपने साथी सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी शक्तियों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो लोकसभा की पहली जो प्रमुख शक्ति है, हमने पहले ही बात की है कि जो संसद है, चूँकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के ही सदन हैं, और संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। तो पहली जो लोकसभा की शक्ति है वो है विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। अभी लोकसभा किस पर कानून बनाती है? तो हमारे देश में जब हमने शुरुआत में बात करी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो अलग अलग सरकारें होती हैं, तो वो सरकारें कौन कौन से काम करेंगी, तो इस बात को तय करने के लिए जितने भी काम हैं उनको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। संघ सूची, कुछ इस सूची में काम लिखे गए, कुछ राज्य सूची नाम से एक सूची बनाई गई, उसमें लिखे गए, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, उसमें लिखे गए। तो जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति वो संसद की है। समवर्ती सूची में, इसमें राज्य की जो विधायिकाएं होती हैं वो और संसद दोनों मिलकर के कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर सामान्य स्थितियों में तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन पर भी कानून संसद बना सकती है, क्योंकि लोकसभा संसद का अंग है प्रमुख। इस कारण से यह विधायी शक्ति लोकसभा की भी है। फिर आती है वित्तीय शक्तियाँ। चूँकि लोकसभा जो है वो जनता का सदन है, लोकसभा जनता का सदन, इसमें सीधे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जो मेंबर हैं, हमने पूर्व में बात की, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इस कारण से वित्तीय शक्तियां जो प्रमुख रूप से वो लोकसभा को है। हालांकि जब हम आगे बात करेंगे तो ये विधायी शक्तियां राज्यसभा को भी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती है। वित्तीय शक्तियां इसमें भी दोनों को है, लेकिन प्रमुख रूप से अधिकार जो है वित्तीय मामलों का अगर हम बात करें तो वो लोकसभा को है। इसमें थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लें कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो कानून राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास करवाना होगा, और बाद में उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं,
तब वो कानून बनता है, यानी तीनों की भूमिका। तो जब विधायी शक्ति के रूप में किसी कानून को बनाने की बात आएगी तब भी दोनों में बात जाएगी। वित्तीय शक्तियों की बात है तब भी दोनों में जाएगी। लेकिन वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वो 14 दिन तक रोक सकती है किसी विधेयक को, धन विधेयक को। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए प्रमुख शक्ति ये किसको है? लोकसभा को है। इसके अलावा हमारे जो कार्यपालिका है, अर्थात जो मंत्री परिषद है और जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रहेगा? जब तक उसका लोकसभा में उसको बहुमत है, या लोकसभा का जब तक उसको समर्थन है तब तक वो अपने पद पर रहेगा। जिस समय लोकसभा में प्रधानमंत्री का बहुमत नहीं रहेगा उस समय उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अतः कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? लोकसभा करती है। इसके बाद में संविधान संशोधन, ये शक्ति भी जो है ये लोकसभा राज्यसभा के साथ शेयर करती है। दोनों मिलकर के इस काम को करते हैं। दोनों सदनों में जब कोई संविधान में कुछ चेंज करना हो, बदलाव करना हो, तो वो दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है। अब हम अगली शक्ति की बात करें तो वो होती है निर्वाचक मंडल के रूप में। तो हमने संसद के तीनों अंगों के बारे में बात की थी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्यों की विधानसभा है इनके सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का ये अधिकार हो गया कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, उसको वोट देंगे। राज्यसभा के सदस्यों का भी ये अधिकार हो गया कि वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर के रूप में काम करेंगे। हम राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों को यही तुलना एक बार फिर से कर लें कि विधायी शक्ति कोई भी कानून तब बनेगा जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में हम समझते हैं। वित्तीय शक्तियाँ कि ये भी दोनों में पास करवाना है, लेकिन इसमें अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक को पास नहीं करती है तो वो 14 दिन के बाद में स्वतः ही पास माना जाएगा। अतः यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, चूँकि लोकसभा मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा, हालांकि मंत्रियों से जब सवाल पूछने की बात आती है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछने की बात आती है, तो वो लोकसभा के मेंबर भी पूछेंगे और राज्यसभा के मेंबर भी पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सरकार को हटाने का, मंत्रिपरिषद को हटाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? लोकसभा कर सकती है। संविधान संशोधन के मामले में जब हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति है, क्योंकि जब भी संविधान में बदलाव करना होगा उसे इन दोनों सदनों में अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो संविधान में संशोधन नहीं होगा। और निर्वाचक मंडल के रूप में बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ये दोनों मिल कर के करते हैं। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में भी इनको शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा इसका व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग राष्ट्रपति चूँकि अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए राष्ट्रपति के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।